Good morning, everyone. जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इन इंडियन रेलवेज वर्कशॉप। नॉर्मली वर्कशॉप के बारे में एक आम आदमी इस तरीके से सोचता है कि क्या है वर्कशॉप और किस क्या-क्या काम उसमें होता है और रेलवे के वर्कशॉप में किस-किस तरीके से काम किया जाता है और अगर कोई वहाँ पर जो काम किया जा रहा है उनकी कॉस्टिंग किस तरीके से होती है। तो आज हम यहाँ पर यही समझने का प्रयास करेंगे कि इंडियन रेलवे में जो जॉब कॉस्टिंग सिस्टम है, वो किस तरीके से किया जाता है। उससे पूर्व मैं थोड़ा-सा आपको रेलवे वर्कशॉप के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। रेलवे वर्कशॉप जस्ट लाइक इसी तरीके से होते हैं जैसे और अदर जो है क्या कहते हैं वर्कशॉप्स होते हैं लाइक कार गैरेजेज़ होते हैं, मारुति सर्विस सेंटर्स होते हैं गाड़ियों के। लाइक इंडियन रेलवे में वर्कशॉप्स वही काम करते हैं। जब भी कोई हम अपनी गाड़ी को रिपेयर कराना होता है या उसको सर्विस पे दे देने होते हैं हम लोग पीरियोडिकल पर ईयर हम सर्विस के लिए देते हैं, तो नॉर्मली हम लोग गाड़ी को किसी सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं और सर्विस सेंटर पे देने के बाद सर्विस सेंटर वाला जो है क्या कहते हैं सभी रिकॉर्ड्स करके कार्ड बना देता है और कार्ड बना के जो है क्या कहते हैं आपको ये कहता है कि भई मैं इस सर्विस में पर्टिकुलर ये चीज़ें होंगी, तो ये पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम इट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन के दौरान या सर्विस के दौरान कोई चीज़ें सामने और आएँगी, तो वो मैं इसमें इंक्लूड करूँगा और अगर कोई हैवी रिपेयर की ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल करके बताऊँगा ताकि कि वो कराने की ज़रूरत आप कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या आना चाहती है। तो उसके लिए वो एक कार्ड बनाता है दैट इज़ कॉल्ड जॉब कार्ड। सिमिलर पैटर्न पर जो है क्या कहते हैं रेलवे के वर्कशॉप भी काम करते हैं। इसके साथ-साथ आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जहाँ भी सर्विस सेंटर होते हैं, सर्विस सेंटर के पास ही सर्विस सेंटर में ही एक जो है क्या कहते हैं स्टोर भी रहता है जो उस व्हीकल्स या उन गाड़ियों से संबंधित जो भी आप मशीनरी रिक्वायरमेंट और टूल्स या छोटी-मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है सारे वो सभी चीज़ें उस शॉप में मिलती हैं। तो वो उस शॉप के द्वारा इस सर्विस सेंटर को सप्लाई की जाती हैं किसी भी सर्विस के दौरान। देन जो है क्या कहते हैं सर्विस सेंटर हमसे जो है क्या कहते हैं उन सभी की कॉस्ट वसूल करता है जब हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाती है और हमको डिलीवरी दी जाती है। तो वो जो है क्या कहते हैं हमसे कॉस्ट वसूल करता है और उसके बाद उसको वहाँ पर स्टोर के साथ एडजस्ट वगैरह करता है और लेबर के साथ एडजस्ट करता है। तो इसी संदर्भ में इस हम जो है क्या कहते हैं अगर आसान समझ के लिए मैंने इस एग्ज़ाम्पल को आपके सामने रखा है। अगर जॉब कोचिंग सिस्टम की बात इंडियन रेलवे वर्कशॉप में करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इंडियन रेलवे के रोलिंग स्टॉक कोड जो है, उसका चैप्टर 6 जो है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी जो है क्या कहते हैं जॉब वर्कशॉप में जो काम किए जा रहे हैं, उनकी जॉब कॉस्टिंग किस तरीके से होती है। वो हम इसी जो है क्या कहते हैं वीडियो के दौरान इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। मैं राशिद अरशद कादरी ज़रा-सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग आप मेरे जो है क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को जो है क्या कहते हैं फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने और लाता रहूँगा लगातार। आज हम जो समझेंगे वो पढ़ेंगे हम जॉब कॉस्टिंग समझने का प्रयास करेंगे और हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट ऑफ जॉब कार्ड सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या हैं उसके, पीरियोडिकल ओवरहीलिंग कॉस्ट कोचेज़ और वैगन्स की क्या होती है, उसके फ़ॉर्मूलाज़ क्या हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल और एफिशिएंसी इस जॉब कॉस्टिंग की वजह से कैसे लागू होती है और अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होता है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज़ जॉब कॉस्टिंग इन रेलवे वर्कशॉप? जॉब कोस्टिंग एक साधारण सा एक मेथड है जहाँ पर जो है क्या कहते हैं हम जो इंडिविजुअल जॉब होता है, वर्क ऑर्डर होता है वो कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। रेलवे के वर्कशॉप में जो जॉब होता है उसमें जो चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं वो होती है पीओएच ऑफ कोचेस, वैगन्स, पीरियोडिकल ओवरहॉल ऑफ रोलिंग स्टॉक आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ माइलेज के इतना किलोमीटर चल चुका हो या इतना 2 साल 4 साल पुराना हो चुका हो लाइक दैट। मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स विद इन द वर्कशॉप अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग छोटी-मोटी की जाती है तो स्पेशल रिपेयर्स हो सकती हैं, रिपेयर्स टू लोकोमोटिव्स हो सकती हैं, रोलिंग स्टॉक बियॉन्ड रूटीन मेंटेनेंस के अलावा कुछ चीज़ स्पेशल रिपेयर्स की जा सकती हैं। जैसे कई बार कोचेज़ के रिहैबिलिटेशंस वगैरह हम लोग करते हैं कि उनको पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं बदलते हैं, वो भी काम हो सकते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल वर्क भी हो सकते हैं, वर्क डन फॉर अदर डिपार्टमेंट और आउटसाइडर पार्टीज़ लाइक जो है क्या कहते हैं मिलिट्रीज़ के लिए करते हैं हम, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए उनके कोचेज़ को करते हैं, तो वो भी हमारा काम हो सकता है। ईच जॉब जो होता है हर हर एक जॉब जो है उसमें एक यूनिक जॉब नंबर असाइन्ड होता है जिसमें उस जॉब के दौरान या उस काम के दौरान जितना भी एक्सपेंडिचर होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है।
जॉब कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है? एक तो ये असर्टेन करना कि किसी भी काम पर कितनी एग्ज़ैक्ट कॉस्ट आ रही है, डिटरमाइन द प्रिसाइज़ कॉस्ट ऑफ ईच पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर वो पता लगाना। दूसरा एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, मॉनिटर और रेगुलर वर्कशॉप स्पेंडिंग जो हो रही है उसको इफेक्टिवली जो है मॉनिटर करते हुए उसको कंट्रोल करना ताकि जो हमारी जॉब कॉस्टिंग जॉब किसी भी जॉब पर आने वाली जो कॉस्टिंग है उसको मिनिमाइज़ रखा जा सके। कंपेयर करना, कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हम लोग तय करते हैं, उसको दोनों को कंपेयर करना ताकि वेरिएंस एनालिसिस किया जा सके कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉस्ट में जो है क्या कहते हैं इफेक्टिवली जो है क्या कहते हैं एनहांसमेंट हुआ है या जो है क्या कहते हैं रिडक्शन हुआ है। फिक्स्ड रेट्स, एस्टेब्लिश्ड रेट्स फॉर इंटर डिपार्टमेंटल और आउटसाइडर पार्टीज वर्क बाहर के लोगों के लिए अगर हम कोई काम करना चाहते हैं या डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंटल कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट कॉस्ट को हम फिक्स कर सकें कि इतना पैसा आपको पर कोचेज़ हमें देना होगा। अपार्ट फ्रॉम इट एफिशिएंसी एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोवाइड डाटा टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव वर्कशॉप की परफॉर्मेंस को पता लगाने के लिए कि लगातार जो है कहते हैं जॉब कॉस्टिंग जो है वो एक ऐसा मेथड होगा कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जॉब के ऊपर जो है क्या कहते हैं कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने वर्कशॉप की परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं, यानी कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छा काम करके। जॉब कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं? इंडियन रेलवे के जो रोलिंग स्टॉक कोड है, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इसके अलावा वर्कशॉप ओवरहेड्स। ये किसी भी सर्विस सेंटर पे भी आप देखेंगे, यही 3 चीज़ें होती हैं सभी जगह पर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो किसी पर्टिकुलर आइटम सर्विस देने में हमें जिन डायरेक्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा का सारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। आप बहुत सारे लोग वर्कशॉप में काम करने वाले लोग भी होंगे और बहुत सारे जो लोग वर्कशॉप में काम नहीं करते हैं, उन लोगों को लिए भी मैं इस बात को समझा दूँ थोड़ा-सा, जब भी कोई कोच या वैगन या कुछ और चीज़ हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आती है, तो उसके लिए बहुत सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे व्हील्स है, बियरिंग्स हैं, स्टील प्लेट्स हैं, ब्रेक पार्ट्स हो सकते हैं या इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अदर पैसेंजर एमिनिटीज़ आइटम्स हो सकते हैं, ग्लासेस है, विंडोज़ हैं, फैन्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा हो सकते हैं जिनको जो है क्या कहते हैं हम जिनकी ज़रूरत पड़ती है उसको तो ये डायरेक्ट मटेरियल होता है जो कि उस किसी चीज़ को आइटम को रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है, तो दैट इज़ जो है क्या कहते हैं हम स्टोर के थ्रू ये सामान सारा का सारा या तो स्टोर के थ्रू जो है क्या कहते हैं रिसीव करते हैं या फिर जो है क्या कहते हैं वर्कशॉप डायरेक्ट स्टोर के थ्रू परचेज़ भी करता है ऑन शॉप फ्लोर। तो ये जो हमें मटेरियल जितना भी स्टोर के थ्रू प्राप्त होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स के थ्रू प्राप्त होता है कि हम मटेरियल रिक्विजिशन देते हैं स्टोर को देन वो हमें सप्लाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो जो डायरेक्ट जो ली वाली सारी लेबर जो सीधी एंगेज होती है इस सभी काम को करने के लिए जैसे फिटर्स हो सकते हैं, वेल्डर्स हो सकते हैं, मशीनिस्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियंस हो सकते हैं और अदर जो है क्या कहते हैं लोग हो सकते हैं जैसे पेंटिंग करने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कहते हैं मटेरियल को इधर से उधर ले जाने वाले लोग हैंडल करने वाले लोग हो सकते हैं। वो सारी की सारी जो है क्या कहते हैं वो जो लेबर होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो भी इसमें जॉब कार्ड पे और उसके टाइम शीट के हिसाब से बुक किया जाता है, उसको लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा वर्कशॉप ओवरहेड्स हो सकते हैं, जैसे ऑन कॉस्ट हो सकती है, जिसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। जैसे वर्कशॉप की पावर हो सकता है, सुपरविज़न्स हो सकते हैं, इसके अलावा मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकती है ना? क्या कहते हैं, कोई पानी की व्यवस्था कर रखी है हमने, कोई सेफ्टी की व्यवस्था कर रखी है, कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रखी है। लाइक दैट ये सारी चीज़ें भी ओवरहेड्स हो सकती हैं। ये चीज़ें वो हो सकती हैं जिसमें जो है क्या कहते हैं जो पर्टिकुलर एक शॉप से रिलेटेड होंगी, तो वो शॉप से रिलेटेड जो होती हैं वो शॉप ऑन कास्ट कहलाती हैं और जो है क्या कहते हैं उस दौरान जो काम उस शॉप में हो रहा होता है, वो उसपे डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, उसपे डायरेक्ट लगाया जाता है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं एक जनरल ऑन कॉस्ट हो सकती है जिसमें जो है क्या कहते हैं अ जैसे लिफ्टर्स हैं, जो सामान इधर से लेके उधर पहुँचाते हैं, ट्रक्स हैं, जो एक शॉप से दूसरी जगह शॉप से पास पहुँचाते हैं या इसके अलावा है ना क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसे मज़दूर हमने लगा रखे हैं, जो सामान को इधर एक शॉप से दूसरी शॉप लेके जाते हैं। हमारे इसी तरह से ट्रेनिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो सकते हैं, जो सभी शॉप्स पे एक साथ हमें
डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। इस टाइप के ओवरहेड्स जो होते हैं वो ऑन कॉस्ट कहलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी होती है, जैसे हमारा जो पर्सनल डिपार्टमेंट बना हुआ है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट बना हुआ है जो वर्कशॉप से रिलेटेड सारी एंगेजमेंट देखता है, अकाउंट डिपार्टमेंट बना हुआ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है कंस्ट्रक्शन का वर्कशॉप के में ही। तो इन सब पे जो खर्चा होता है ये भी जो है क्या कहते हैं ओवरहेड के तौर पर खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के तौर पर। तो ये भी जो है क्या कहते हैं इसको भी एक परसेंटेज के तौर पर वर्क्स पे कॉस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, क्योंकि इसको एग्ज़ैक्ट तो बाँटा नहीं जा सकता किसी पर्टिकुलर वर्क के जॉब के ऊपर, तो इसलिए इसको परसेंटेज के तौर पर बाँटा जाता है कि इतना तो होता ही होता है, मानते हुए। अब ये जो जॉब कार्ड होता है वो कैसे होता है? जॉब कार्ड एक की डॉक्यूमेंट होता है किसी वर्क को करने के लिए। जितने भी जो है वर्कशॉप में कोई भी काम किया जाता है उसके लिए एक जॉब कार्ड बनाया जाता है। उसको जो है क्या कहते हैं एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसपे डिस्क्रिप्शन वर्क का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। उसमें क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसकी इन्वेंटरी उसमें ली जाती है, लेबर आवर्स कितने स्पेंड हुए, उसको भी उसपे जो है रिकॉर्ड किया जाता है। इसके आधार पर एक टोटल कॉस्ट जो है कंप्यूट कर रहती है। जॉब कार्ड क्यों हमारे लिए मैटर करता है? जॉब कार्ड एक सिग्नल सोर्स है ये इस एक्सपेंडिचर की सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी भी जॉब पर इसमें क्योंकि मटेरियल इश्यूड जो किया जाता है वो लिंक होता है, लेबर जो बुक होती है वो यूज़ होती है, ओवरहेड एलोकेशंस जो है इनटू वन कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड उसका भी जो है तो इसलिए जो है क्या कहते हैं इसके ज़रिए से हम एक्यूरेट जो कॉस्ट कंप्यूटेशन है वो हम कर सकते हैं। विदाउट ए प्रॉपर्ली मेंटेन्ड जॉब कार्ड तो कॉस्ट कैन बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। अगर प्रॉपर हमने जॉब कार्ड नहीं बनाया, मेंटेन नहीं किया तो हमारे लिए इट विल बी बिकम डिफिकल्ट कि हम किसी की जो है ना क्या कहते हैं कॉस्ट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर सकें, चार्ज कर सकें किसी अदर पार्टीज के ऊपर या इंटर डिपार्टमेंटली हम चार्ज कर सकें। इसलिए हमें इसको बनाना होता है। जॉब पोस्टिंग का जो वर्कशॉप में एक फ्लो रहता है वो क्या रहता है कि सबसे पहले कोई भी जॉब आता है तो वहाँ उसके लिए एक जॉब ऑर्डर बनाया जाता है यानी वर्क ऑर्डर रिसीव होता है। देन उसके बाद उसका एक जॉब नंबर यूनिक जॉब आईडी अलॉट किया जाता है। देन उसके बाद मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स होता है। डिफरेंट डिफरेंट मैं यहाँ पर उसको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि किसी भी एक वैगन या कोच पे जो है क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में वो रन करता है और हर शॉप में उसके लिए एक प्रिस्क्राइब टाइम भी दिया जाता है कि एक कोच पे हमें कितने दिन दिए जाएँगे, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन जो भी व्हाटएवर उसके अकॉर्डिंगली वो रन करता है। तो मैंने उसको क्योंकि कॉस्टिंग हम कर रहे हैं तो जॉब कार्ड पे कर रहे हैं तो सब एक साथ उसको मैं यहाँ पर कंसोलिडेशन के तौर पर लेता हूँ। तो जॉब नंबर में एक यूनिक जॉब आईडी अलॉट किया जाता है, देन उसके बाद एक मटेरियल जो इश्यूड हो रहा है स्टोर से वो उसमें लिखा जाता है, अपार्ट फ्रॉम इट कोई डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ हुआ है तो वो भी लिखा जाता है। देन उसके बाद जो लेबर या टाइम जो बुक्ड होता है किसी भी वर्क जॉब पर, तो वो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। इस एंड टू एंड फ्लो जो है वो इससे एंश्योर होता है कि हमारा जो किसी भी जॉब को करने में जो खर्चा हुआ है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं फ्रॉम द मोमेंट ऑफ वर्क रिसीव्ड टू द फाइनल एंट्री इन वर्कशॉप अकाउंट, जब तक वो वर्कशॉप अकाउंट में जाके एंटर नहीं हो जाता, यानी उसकी समाप्ति नहीं हो जाती, यानी आउटर्न हम तैयार नहीं कर देते। यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब कॉस्टिंग क्या हो सकती है? वर्कशॉप एफिशिएंसी की को इवैल्यूएट कर सकते हैं इसके ज़रिए से हम। जो कॉस्टिंग का जो डाटा है वो मैनेजमेंट को ये बात असेस करने में हेल्प करता है कि हम अपने वर्कशॉप की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकते हैं और अक्रॉस वर्कशॉप उस परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है। बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल प्रोवाइड रिलायबल डाटा फॉर प्रिपेयरिंग वर्कशॉप बजट्स एंड कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, फिक्सिंग रिपेयर चार्जेस, इनेबल फेयर प्राइसिंग फॉर वर्क डन फॉर अदर रेलवेज और डिपार्टमेंट्स। Inter-workshop comparison. If UH of a coach cost is 8 lakh rupees, for example, in one workshop, but 6.5 lakh in any other workshop, then management can investigate the reason कि वहाँ कम कॉस्ट क्यों आ रही है और हमारे यहाँ कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ रही है। तो ये सारी इसमें भी जो है क्या कहते हैं इंटर वर्कशॉप कंपैरिजन करने में भी हमें जॉब कॉस्टिंग से मदद मिलती है। अब मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊँगा कि पीरियड कॉस्टिंग ऑफ कोचेज़ एंड वैगन्स। पीरियोडिकल ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो डिटरमाइन करती है कि किसी भी वैगन और कोच को ओवरऑल करने में कितना पैसा खर्च होगा और इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड जिस तरह मैंने बताया कि चैप्टर 6 के तहत ही होगा। तो पीओएच क्या है कि पीओएच जो है एक पीरियोडिकल ओवरहॉल है, जिसमें किसी भी कोच का कंप्लीट इंस्पेक्शन होता है, रिपेयर होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स होता है, रोलिंग स्टॉक के जितने भी हैं जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होता है, उसके बाद पीओएच किया जाता
जाता है हर कोचेज़ की। इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है कि रोलिंग स्टॉक को सेफ और ऑपरेटिंग कंडीशन में वापस से लाया जा सके और उसको जो है कहते हैं लगातार चलाया जा सके, क्योंकि कोई भी जो कोच और वैगन खरीदे जाते हैं वो 20-30 साल के लिए खरीदे जाते हैं। तो 20-30 साल तक उसको चलाए रखने के लिए ज़रूरी होगा कि उसकी टाइम-टाइम पर जो है क्या कहते हैं पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग कर की जाती रहे पीरियोडिकली, ताकि वो जो है क्या कहते हैं वर्किंग में बना रह सके। कोच पीओएच होती है एक फिक्स टाइम साइकिल के साथ, और वैगन पीओएच होती है आफ्टर रनिंग ए प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस के बाद होती है। बेसिक ऑफ पीओएच कॉस्टिंग क्या था, ईच कोच और वैगन जो है वो पीओएच के लिए जब भेजा जाता है तो उसको एज़ अ सेपरेट जॉब के तौर पर उसको लिया जाता है। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में एक जॉब कार्ड बनाया जाता है, वर्क ऑर्डर यानी जिसे कहते हैं उस व्हीकल के लिए पर्टिकुलर कोच के लिए, और ऑल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उसपे रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी टोटल पीओएच कॉस्ट क्या हो जाएगी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और वर्कशॉप ओवरहेड्स, जैसे मैंने कि अर्लियर एक्सप्लेन आपको किया है। पीओएच कॉस्टिंग के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वर्कशॉप ओवरहेड्स एज़ आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। इसको अगर एग्जांपल के तौर पर मैं समझाने का प्रयास करूँ तो एग्जांपल के तौर पर कॉस्ट के एलिमेंट सपोज़ करते हैं हम किसी भी जो है कहते हैं पीओएच कर रहे हैं, तो उस पर व्हीकल जो कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए मान लीजिए डायरेक्ट लेबर 4.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, डायरेक्ट लेबर 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, वर्कशॉप ओवरहेड 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो टोटल कॉस्ट पीओएच की कॉस्ट आ गई 8 लाख रुपए। तो ये इस तरीके से, इससे हम एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकते हैं पूरे साल भर के लिए, क्योंकि हम सिंगल-सिंगल तो निकाल नहीं सकते, तो हमें एवरेज कॉस्ट ही निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज कॉस्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमने साल भर में अगर 1000 कोच किए तो कितनी कॉस्ट आई और टोटल एवरेज कॉस्ट कितनी निकली। इट मे बी वेरी फॉर द कोच टू कोच, किसी की 8 लाख हो सकती है, किसी की 8.5 लाख हो सकती है और किसी की 7 लाख भी हो सकती है। इट डिपेंड ऑन द मटेरियल यूज्ड एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कोच। रिकॉर्ड्स यूज्ड इन पीओएच कॉस्टिंग में क्या-क्या रिकॉर्ड्स यूज़ हैं? जॉब कार्ड हो गया मैंने जैसे बताया, मटेरियल एक्विजिशन नोट्स हो गया, लेबर टाइम शीट हो गई, वर्कशॉप कॉस्ट शीट हो गई और आउटटर्न स्टेटमेंट्स हो गए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरहेड इन ओवर होल्ड इन अ पीरियड। इसका यूज़ वही वर्कशॉप कंपैरिज़न है, बजट प्रिपरेशन, कॉस्ट कंट्रोल, स्टैंडर्ड ओवरऑल कॉस्ट, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग। जॉब कॉस्टिंग फाइनेंशियल कंट्रोल के की टेकअवेज़ है, ट्रांसपेरेंसी आती है इससे, अकाउंटेबिलिटी होती है, कंट्रोल होता है। ट्रांसफर एवरी रुपी ऑफ वर्कशॉप एक्सपेंडिचर इज़ ट्रेसेबल टू अ स्पेसिफिक जॉब वर्क ऑर्डर, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पता रहे। आजकल सारा काम जो होता है वर्कशॉप में इसीलिए वाइस के थ्रू होता है, ताकि वाइस पे जो है क्या कहते हैं कंप्यूटराइज़ेशन होने की वजह से वॉइस से एग्ज़ैक्ट आइडिया हो सकता है, एग्ज़ैक्ट पता चलता है और रिपोर्टिंग आसान हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ स्टोर्स एंड लेबर इज़ एन्श्योर्ड कि मिनिमम लेबर के साथ और जो है क्या कहते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड मटेरियल के साथ किस तरीके से जो है क्या कहते हैं किसी काम को किया जा सकता है। तो एक्चुअल कॉस्ट को जो है क्या कहते हैं जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट हो सकती है उसके साथ जो है क्या कहते हैं कंपेयर करके किया जाता है और उसके बाद जो है करेक्टिव मेजर जो है करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, ताकि जो है क्या कहते हैं खर्चे को कम से कम किया जा सके। अगर आसान शब्दों में कहूँ जॉब कॉस्टिंग जो है रेलवे वर्कशॉप में, इसका मतलब है कि एग्ज़ैक्ट किसी भी पीओएच या रिपेयरिंग पे जो है कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर किसी भी रोलिंग स्टॉक की उसका पता लगाना है बाय एडिंग मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। पीओएच कॉस्टिंग अप्लाइज द सेम प्रिंसिपल टू द कंप्लीट ओवरऑल ऑफ कोचेज़ एंड वैगन्स। आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो एक आम आदमी के लिए एक आसान शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जॉब कॉस्टिंग होती है। प्रैक्टिकली और टेक्निकली जो है क्या कहते हैं इसको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझा जा सकता है और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको जो है क्या कहते हैं लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशंस ट्रैक ऑफ लर्निंग। आपने मेरी वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच। आपका आप मेरे को जो है कमेंट्स करते हैं, वो कमेंट्स मेरे लिए फ़ायदेमंद होते हैं कि मैं उस तरीके की वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित होता रहता हूँ। तो आप सभी से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें और मुझे लाइक करें। थैंक यू सो मच।